नमस्कार। साल 1945 में बर्लिन का पतन ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था। हकीकत में ये इंसानी इतिहास के सबसे क्रूर पन्नों में से एक था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी राख से अंतर्राष्ट्रीय न्याय के एक नए दौर का भी जन्म हुआ। आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। युद्ध के मैदान की बर्बरता से लेकर अदालत के तर्क तक का सफर। इतिहासकार एंटनी बीवर की ये बात इस कहानी के बिल्कुल दिल में उतरती है। मतलब ये कहानी दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से टकराती हुई ताकतों की है। एक तरफ है बेहिसाब अकल्पनीय क्रूरता और दूसरी तरफ है इंसान की जबरदस्त सहन शक्ति। इन दोनों सिरों को समझना ही बर्लिन के पतन को समझने की चाबी है। तो हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में झांकने वाले हैं। पहली दुनिया है बर्लिन की तबाह हो चुकी गलियों की, जहां हर पल मौत का साया था। और दूसरी दुनिया है नूर्नबर्ग की अदालत की, जहां इसी तबाही को शब्दों में, कानूनों में बांधने की एक बहुत बड़ी कोशिश हुई। तो सबसे पहले जमीनी हकीकत देखते हैं। जरा सोचिए, ये है बर्लिन अप्रैल 1945 का। रेड आर्मी शहर में घुस चुकी थी और अब लड़ाई हर गली, हर सड़क, हर इमारत के लिए हो रही थी। ये कोई दूर दराज की जंग नहीं थी। नहीं, ये युद्ध लोगों के दरवाजों तक आ पहुंचा था, जिसने एक मॉडर्न शहर को देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल दिया। और फिर कुछ ही महीने बाद नज़ारा एकदम बदल जाता है। जंग के शोर से मीलों दूर नूर्नबर्ग के पैलेस ऑफ जस्टिस में यहां उन्हीं नाजी नेताओं पर मुकदमा चल रहा था जिन्होंने उस तबाही को अंजाम दिया था। इतिहास का ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। उस खौफ को समझने और उसे न्याय के कटघरे में लाने का एक औपचारिक प्रयास। लेकिन उस अदालत के सन्नाटे से पहले हमें उन खंडरों का शोर सुनना होगा। बर्लिन के आम नागरिकों के लिए जिंदगी कैसी थी जब समाज का ताना बाना पूरी तरह से बिखर चुका था और जिंदा रहना ही इकलौता मकसद बन गया था। जब बाहर की दुनिया बिखर रही थी, तब लोग अंदर छोटी छोटी चीजों से, अपनी रोजमर्रा की आदतों से जुड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। ये कहानी बताती है कि ये बस पेट भरने की लड़ाई नहीं थी। ये अपने दिमाग को, अपनी इंसानियत को बचाए रखने की एक जिद थी। पागलपन के बीच थोड़ी सी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश। मतलब शहर का पूरा सिस्टम ही बैठ गया था। पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं। सोचिए, एक मॉडर्न शहर के लोगों को अचानक से आदिम जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया हो। पानी लाने के लिए बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देना था। और अस्पताल, वो खुद घायलों से भरे हुए तहखानों में चल रहे थे। ये थी रोजमर्रा की हकीकत। और ये तस्वीर ही उस वक्त का नया बर्लिन थी। हर तरफ बस तबाही और मलबा। यही वो बैकड्रॉप था जिसमें लोग जी रहे थे, मर रहे थे और किसी तरह जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। और इस पूरी तबाही का शायद सबसे खौफनाक चेहरा था औरतों और बच्चों पर हुई हिंसा। उन्हें बदले और बर्बरता की आग में धकेल दिया गया। ये कहानी, जो ऐसी अनगिनत कहानियों में से एक है, उस लाचारी और उस डर को दिखाती है जिसका सामना परिवारों ने किया। और ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थीं। अंदाजा लगाइए, अकेले बर्लिन शहर में करीब 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये किसी एक इंसान का दर्द नहीं था। ये एक बहुत बड़ी, एक सिस्टमैटिक त्रासदी थी। अब चलिए उस विरोधाभास को देखते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। एक तरफ फ्यूरर का बंकर और दूसरी तरफ बर्लिन की सड़कें। दोनों के बीच एक गहरी नैतिक खाई थी। ये फर्क देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जमीन के नीचे बंकर में नेता लोग आराम से शराब पी रहे थे और इस बात पर बहस कर रहे थे कि आत्महत्या करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। उनके पास बिजली थी, खाना था और ठीक उनके सिर के ऊपर जमीन पर लोग एक बाल्टी पानी के लिए अपनी जान दे रहे थे। और इस सब के बीच में था हिटलर, एक ऐसा इंसान जो शारीरिक और दिमागी तौर पर दोनों तरह से टूट चुका था। एक बूढ़ा, सनकी आदमी जिसे हर किसी में गद्दार नजर आ रहा था। शहर की जो आखिरी लड़ाई लड़ी गई, वो कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो बस उसके घमंड और पागलपन का नतीजा था। और जैसे जैसे अंत नजदीक आया ना, रीच चांसलरी के उन तहखानों में नैतिकता नाम की चीज ही नहीं बची। बाहर दुनिया जल रही थी और अंदर अंदर पार्टियां चल रही थीं। एक अजीब सा माहौल था। ये एक सड़ी गली विचारधारा का आखिरी घिनौना चेहरा था। और इस नैतिक पतन का शायद सबसे खौफनाक उदाहरण मैग्डा गोएबल्स थीं। सोचिए, उन्होंने अपने पति के साथ खुदकुशी करने से पहले अपने ही 6 बच्चों को बंकर में लाकर जहर दे दिया।
ये उस विचारधारा के प्रति अंधी वफादारी का आखिरी सबसे डरावना सबूत था, जिसने इंसानियत को ही नकार दिया। तो इतनी बड़ी तबाही के बाद दुनिया ने किया क्या? यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इन जुल्मों को, इन अत्याचारों को एक कानूनी शक्ल देने की, उन्हें एक नाम देने की कोशिश। और यहीं पर एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। एक नई कानूनी कैटेगरी बनाई गई, मानवता के विरुद्ध अपराध। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस वक्त के कानून दो देशों की लड़ाई के लिए तो थे, पर जब एक सरकार अपने ही लोगों पर जुल्म करे, उसके लिए कोई साफ नियम नहीं था। ये नया कानून कह रहा था कि ये सिर्फ जंग नहीं है, ये एक अलग और ज्यादा भयानक जुर्म है। और इसी तरह युद्ध अपराध को भी और साफ तौर पे डिफाइन किया गया। देखिए, युद्ध अपराध का मतलब है लड़ाई के दौरान नियमों को तोड़ना, जैसे सैनिकों के साथ या प्रॉपर्टी के साथ बुरा सलूक करना। लेकिन मानवता के विरुद्ध अपराध वो आम नागरिकों पर एक बड़े और सोचे समझे हमले की बात करता है। और बर्लिन का विनाश वो तो इन दोनों का ही एक क्रूर उदाहरण था। और इसी से एक और क्रांतिकारी सोच सामने आई जो नुरेनबर्ग में तय हुई कि सिर्फ देश नहीं बल्कि उस देश के लोग यानी इंडिविजुअल्स अपने किए कामों के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल 4, ये एक गेम चेंजर था। इसने उस बहाने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि मैं तो बस हुक्म मान रहा था। नहीं, आज का जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है, ये उसकी बुनियाद है। इसका मतलब साफ था, आपका पद चाहे जो भी हो, आप अपने कामों के लिए जवाबदेह हैं। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे जमीन पर जो हो रहा था उसे सीधे सीधे कानून की किताबों से जोड़ा गया, जैसे पानी की लाइन में खड़े किसी आम इंसान की मौत। अब वो सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि चार्टर के आर्टिकल 6B के तहत हत्या का एक अपराध था। हर जुल्म को एक कानूनी नाम दिया गया। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें ले जाता है न्यूरेनबर्ग ट्रायल्स की विरासत तक। एक ऐसी विरासत जो बर्लिन जैसे शहरों की राख से पैदा हुई थी। न्यूरेनबर्ग की विरासत बहुत बड़ी है। इसने यह साफ कर दिया कि कोई भी लीडर कानून से ऊपर नहीं है। इसने मानवता के विरुद्ध अपराध जैसे जुर्मों को कानूनी तौर पर डिफाइन किया और आने वाले वक्त के लिए एक रास्ता तैयार किया। इन मुकदमों का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करना था। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। बर्लिन की कहानी हमें दिखाती है कि इंसान कितनी क्रूरता पर उतर सकता है, और नुरेनबर्ग दिखाता है कि हम इंसाफ के लिए कितनी मजबूती से कोशिश करते हैं। पर क्या कानून के शब्द उस खौफनाक हकीकत को कभी पूरी तरह से समेट सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजूद है।